नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 24 जुलाई 2020 है, दिन है फ्राइडे। दिन की शुरुआत मैं करना चाहूँगा रॉबर्ट फ्रोस्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ, इट गोज ऑन। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि जीवन के बारे में जो भी कुछ उन्होंने जाना है, समझा है, इस जीवन को वो 3 शब्दों में कह सकते हैं कि इट गोज ऑन, लाइफ गोज ऑन। आप सोचिएगा इसके बारे में। इसी के साथ स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिजाइन किया है। यह स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज आस्क 3 मोर स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब स्टडी आईक्यू एजुकेशन। डियर फ्रेंड्स, आज फ्राइडे है। हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। इसमें से नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं, अगर आप देखें तो ये तीनों जियोपॉलिटिक्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। पहला जो आर्टिकल है वो इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशनशिप के साथ जुड़ा हुआ है। सेकंड जो है कैलिब्रेटेड बैलेंस, ये भारत दुनिया में अपने आप को किस पोजीशन पर देख रहा है। मल्टीलेटरलिज्म, यूएसए के साथ रिलेशनशिप, चाइना के साथ रिलेशनशिप, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक मीटिंग के दौरान जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दुनिया के साथ शेयर किए हैं। एस्केलेटिंग टेंशंस, ये यूएसए और चाइना के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर एक टॉपिक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड देन वी हैव सम न्यूज़ आइटम्स। ओके, तो लेट्स क्रैक ऑन विथ डीपनिंग इंडिया साउथ कोरिया टाइज। साउथ कोरिया की बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में हाउस होल्ड नेम हैं, जैसे कि सैमसंग, इजंट इट। देन वी हैव एलजी, फिर कार में hyundai है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं साउथ कोरिया की जो हमारे देश में काफ़ी फेमस हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ साउथ कोरिया, राइट। ये एक फ़ोटो मुझे मिला था कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज डूइंग लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। तो पता नहीं इस पर्टिकुलर ये कोई मंदिर है या फिर उनका कोई नेशनल सिंबल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये फ़ोटो मुझे काफ़ी पसंद आया। साउथ कोरिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ तो शेयर करूं। कल हम बात कर रहे थे इजंट इट स्किलिंग के बारे में, बहुत सारी बातें की थी और मैंने आपको साउथ कोरिया का एग्जाम्पल भी दिया था। अगर आप देखेंगे तो 50s के बाद देखिए क्या हुआ कि 1950 में कोरियन वॉर की शुरुआत हुई और 1953 तक कोरियन वॉर जो है वो चले। तो 2 देश बन गए, एक बन गया नॉर्थ कोरिया और एक जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये वाला पूरा पोर्शन, ये उनकी बॉर्डर है। ओके, और ये जो देश हैं यहाँ पर एक आइलैंड भी है उनका, तो और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर हैं। तो ये हैं साउथ कोरिया, जिसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम साउथ कोरिया कहते हैं। इसका कैपिटल है सियोल, SEOUL, राइट। सियोल इसका कैपिटल है। और 53 के बाद जब ये युद्ध ख़त्म नहीं हुआ, ऑफिशियली युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, ऑफिशियली तो युद्ध जो है वो चल ही रहा है, बस दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना जो है वो बंद कर दिया 53 में। दोनों देशों की सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। एक ऐसा वक्त था जब जापान इस रीजन के ऊपर, जिसको कहते हैं कोरियन पेनिनसुला, तो इस रीजन के ऊपर जापान की कॉलोनी था ये कोरियन पेनिनसुला को आज़ादी मिली। एंड फिर ये युद्ध हुआ और फिर साउथ कोरिया जो देश है उनके लीडर्स ने ये सोचा कि इस प्रकार से देश जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत गरीबी थी साउथ कोरिया में, बहुत गरीबी थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, मैं बहुत ही एक ब्रीफ, मैं आपको 30-40 साल की एक स्टोरी जो है उसका एक ब्रीफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि उनके लीडर्स ने बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ डिस्कशन और मीटिंग्स की शुरुआत की कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो ऐसी
एक लंबे टाइम तक ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रही और जो भी उनको पता चला कि चलो हमें फैक्ट्रीज बनानी चाहिए, हमें जापान से सीखना चाहिए, यूएसए से काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो यूएसए जापान को अपना गुरु माना और उनसे बहुत सारी चीज़ें ये देश जो है वो सीखने लगा और धीरे धीरे करके अपने आप में एक मिसाल कायम कर दी कि रैग्स टू रिचेस के एक बहुत ही गरीब देश था और आज एक बहुत ही अमीर देश बन चुका है साउथ कोरिया। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है साउथ कोरिया जो है, एक अगर देश चाहे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। एंड देन यू नो दिस ब्रांड्स सैमसंग, एलजी, hyundai, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं उनकी जो काफ़ी फेमस हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में कॉन्कर कर रही है, ये मीन्स पूरी दुनिया की मार्केट जो है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काफ़ी फोकस किया, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया। अब कुछ बेसिक जियोग्राफी की चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद भारत और साउथ कोरिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। वेस्टर्न साइड आपको क्या देखने को मिलता है? येलो सी। ईस्टर्न साइड आपको देखने को मिलता है ईस्ट सी। ईस्ट सी को सी ऑफ जापान भी कहते हैं। यहाँ पर है कोरियन स्ट्रेट, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, राइट। तो ये हैं साउथ कोरिया और यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है नॉर्थ कोरिया के साथ, ओके। अब भारत और साउथ कोरिया के रिलेशनशिप की बात करें तो अच्छे रिलेशनशिप हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग रिलेशनशिप नहीं है। इकोनॉमिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में सिर्फ $22 बिलियन की है। $22 बिलियन ये कैपेसिटी से बहुत कम है, ये डिसअपॉइंटिंग फिगर है, क्योंकि दोनों देश जो हैं एक दूसरे के साथ और ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं और बड़ी इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेफिनेटली इन दोनों देशों में हो सकती हैं। डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो साउथ कोरिया की एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इनका जो टाइम मैनेजमेंट है आउटस्टैंडिंग है। जो कोस्ट गार्ड की शिप हैं, फिर दूसरी ऐसी कोई चीज़ें जब हम उनसे मंगवाते हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स, तो जो डेट है, मान लीजिए आपने उनको बताया कि आप 1 अगस्त 2020 से पहले आपको मीन्स डिलीवरी टाइम अगर ये है तो आपको ये जुलाई के लास्ट वीक या फिर सेकंड या फिर इस टाइम तक आपको डिलीवरी उसकी मिल जाएगी, टाइम से पहले चीज़ों को। और भारत ऑल ऑफ द मीन्स बहुत अलग है, हमारे यहाँ पर हम डिले जो है वो एक काम करने का तरीका बन चुका है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर कॉस्ट और ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती है। खैर, तो ये एक चीज़ है जो हम साउथ कोरिया से सीख सकते हैं। डिफेंस पार्टनरशिप की बात करें तो आज सिर्फ सेल एंड परचेज तक ही रिलेशनशिप जो है वो लिमिटेड है। डिफेंस पार्टनरशिप जो है वो सिर्फ सेल्स और परचेज से लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जॉइंट में प्रोडक्ट्स को बनाना, जॉइंट में R&D करना, एक दूसरे से सीखना, राइट। तो यू कैन से लर्निंग ब्रिज, लर्न फ्रॉम ईच अदर। फिर जॉइंट डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। तो इस लेवल के बारे में दोनों देशों को सोचना चाहिए। इंडिया एंड साउथ कोरिया हैव साइंड न्यूमरस बायलैटरल एग्रीमेंट्स विथ द एम ऑफ टेकिंग देयर टाइज टू नेक्स्ट लेवल। जब दोनों देश मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तब बहुत बड़े बायलैटरल एग्रीमेंट्स के ऊपर सिग्नेचर की जाती हैं, लेकिन फिर ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि दोनों देशों के बीच में आज भी P2P यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। कल्चरल प्रिजुडाइसेस हैं, वो लोग हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, हम उनके बारे में कुछ अलग सोचते हैं, और ये जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक हमने मान लिया है, एक स्टीरियोटाइप जो है, एक प्रिजुडाइस जो है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ का कल्चर ऐसा है, और उनका मानना यह है कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है और भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सारी चीज़ें नहीं है। जनरली ऐसा उन लोगों का मानना है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है हमारे देश में। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गरीबी नहीं है, लेकिन अगर हर जगह पर आप जाएँ तो ऐसा नहीं है कि गरीबी ही है हमारे देश में, इज इट? तो ये सारे जो मिसकंसेप्शन हैं, तो ये सारे कब क्लियर होंगे? जब दोनों देशों के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को जाने समझने की कोशिश करें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, नोट एज इन एनी रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रिगार्डिंग कल्चरल वैल्यूज इज द की टू बिल्डिंग ए रोबस्ट पार्टनरशिप बिटवीन टू कंट्रीज। दो देशों के बीच में जो भी उनका कल्चर है उसकी वैल्यू करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको समझने की कोशिश करना जो है, यही किसी रिलेशनशिप का बेस होता है। और जब दो देशों के बीच की बात करें तो बहुत सारे डिप्लोमेट्स कहते हैं, एंड दिस इज़ अ रियलिटी एज वेल,
पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, अगर दो देशों के बीच में भले ही व्यापार इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन उन दोनों देशों के लोग जो हैं वो अगर एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, तो फिर उस रिलेशन की स्काई भी लिमिट नहीं है। आप उस रिलेशन को एक बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का गैप है, इसको हमें फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। साउथ कोरिया के लोग जो हैं, मीन्स वहाँ पे आज भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है भारत के लोगों के साथ, एक रेशियल प्रिजुडाइज है वहाँ पर। और साउथ कोरिया के भी बहुत लोग भारत जो आए हैं तो उनका भी अनुभव जो है वो ख़राब रहा है। हमें ये ज़्यादातर भारत में चाइना के कल्चर के बारे में पता होता है, जापान के कल्चर के बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन कोरिया के कल्चर के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हम नहीं जानते। भारत को अच्छी तरीके से कोरिया जाने, इसके लिए आज से 10 साल पहले वहाँ का जो कैपिटल है सियोल, तो वहाँ पर इंडियन कल्चरल सेंटर आईसीसी खोला गया ताकि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो, वहाँ के लोग हमारे देश के बारे में जाने। फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन डांसेस जो हैं वो सिखाए जा रहे थे, फिर इंडियन क्यूजीन्स जो हैं, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जब वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। लेकिन इसमें भी इलीट लोग जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। एक जो लोकल सिटीजन्स हैं, जो आम नागरिक हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए जो है, मीन्स ऐसे प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सेंट्रल या फिर एक व्हाट वी से कैपिटल में ही नहीं, छोटे बड़े शहरों में भी अगर ऐसे प्रोग्राम्स की शुरुआत की जाए। फिल्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया है, फिल्म, टीवी सीरियल्स एक्सेट्रा, जिससे वो हमारे देश को और ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सके। फिर किताबें हैं भारत को जानने की, भारत के बारे में जो किताबें हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ की लाइब्रेरी पर अवेलेबल करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए, जब साउथ कोरिया में इलेक्शंस थे तो उस टाइम पर फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने कैंपेन में ये बताया था कि मैं भारत के साथ रिलेशनशिप में, पर्टिकुलरली उन्होंने बताया था कि भारत के साथ रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। मीन्स अगर उनकी सरकार आई तो वो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन और इसको और एक लेवल पर ले जाएंगे। तो उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो है, लेकिन वहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए हैं। तो वी नीड टू वर्क लिटिल बिट हार्ड। और व्हेन आई से वी, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ इंडिया एंड साउथ कोरिया, क्योंकि अब एशिया का बैलेंस ऑफ पावर जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। हमें पता है कि चाइना किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ मिसबिहेवियर कर रहा है। तो एशियन डेमोक्रेसीज़ को मिलकर एक दूसरे को और अच्छी तरीके से जानना होगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इम्प्रूव करने होंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा रिसर्च, ये सारी चीज़ें हमें साथ में मिलकर करनी होगी। तब जाकर अगर चाइना को कंट्रोल करना है या फिर चाइना का जो मिसबिहेवियर है उसके खिलाफ एक दीवार खड़ी करनी है, तो आपको एशियन डेमोक्रेसीज जो हैं वो एक साथ चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कैलिब्रेटेड बैलेंस। कैलिब्रेटेड बैलेंस, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है हमारे, पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, आईएफएस ऑफिसर थे, और 2019 में जब मोदी 2.0 सरकार बनी तब इनको बनाया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। इनका नाम है एस जयशंकर साहब। आई एम श्योर यू नो हिम वेरी वेल, लेकिन फिर भी बहुत सारे नए स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये। देखिए, उनके शब्दों में उन्होंने बताया है कि इंडियाज़ वर्ल्ड व्यू इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, मैनी ऑफ विच पुल इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि भारत जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग डायरेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा वक्त था जब नॉन अलाइनमेंट, जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री अगर दे दूं मैं आपको, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 50s में, लेट 40s में और अर्ली 50s में कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो दुनिया में 2 टीम्स बन चुकी थी। एक टीम थी यूएसए की टीम और एक टीम बन गई थी यूएसएसआर की टीम। तो ये एक दूसरे के साथ एक कट थ्रोट कंपटीशन में थे, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, टेक्नोलॉजी वाइज, वेपन डिफेंस वाइज। तो एक दूसरे के साथ एक कंपटीशन में थे, हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे। तो बहुत सारे देश जो हैं वो यूएसए की टीम में थे, बहुत सारे देश जो हैं वो यूएसएसआर की टीम में थे। अब बहुत सारे देश, ये जब यूएसएसआर का ये कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उससे पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे देश जो हैं वो अलग अलग यूरोपियन कंट्री के कब्जे में थे, कॉलोनाइज्ड थे। तो
जैसे कि भारत, तो भारत ने यह तय किया कि अब हम किसी भी मीन्स हम यूएसए के अंडर भी नहीं रहना चाहते और यूएसएसआर के अंडर भी नहीं रहना चाहते। अभी हमें आज़ादी मिली है और आप कह रहे हैं कि हम एक टीम में आ जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे देश जैसे कि सूडान है, इंडोनेशिया है, बहुत सारे देश जो हैं वो मिलकर एक टीम बन गई उनकी, और ये बन गया नॉन अलाइंड मूवमेंट कि हम किसी के साथ नहीं, हम ना तो हम यूएसए के साथ हैं ना तो हम यूएसएसआर के साथ हैं। हम चाहते हैं कि एक देश जो है, दुनिया जो है, ये थोड़ी डेमोक्रेटिक हो जाए। तो ऐसा एक ग्रुप बना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला। तो एक ऐसा वक्त था जब इसकी आवश्यकता थी, इसकी ज़रूरत थी, भारत इसका पार्ट था, लेकिन अब भारत इसमें इतना ज़्यादा विश्वास जो है वो नहीं रखता है। बाईगोन एरा, यहाँ पर देखिए, मिस्टर जयशंकर्स कंटेंशन वॉज दैट नॉन अलाइनमेंट एज ए कॉन्सेप्ट बिलोंग टू ए बाईगोन एरा and that multipolarity in the world necessitated that India would have to take a definite stand and even take risks on issues such as connectivity, maritime security, terrorism and climate change. बहुत सारे issues हैं आज दुनिया के सामने, जैसे कि कनेक्टिविटी की बात करें, मेरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम सिर्फ किसी एक ग्रुप में नहीं रह सकते, हमें खुद का एक स्टैंड लेना होगा। इनफैक्ट कुछ रिस्क्स भी भारत को उठाने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश है, अपने इंडिपेंडेंस को कभी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भले ही हमारे रिलेशनशिप यूएसए के साथ इम्प्रूव हो रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यूएसए की जो अम्ब्रेला है, राइट, कि हम उसकी अम्ब्रेला के पार्ट बन चुके हैं। नॉट एट ऑल, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी विचारधारा इंडिपेंडेंट है, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में मानते हैं, और हम किसी भी अलायंस सिस्टम के पार्ट ना तो थे और ना ही बनेंगे। जैसी सिचुएशन आएगी इस प्रकार से हमारे पार्टनर्स जो हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं टाइम बीइंग के लिए, लेकिन ओवरऑल भारत हर एक देश के साथ, हर एक बड़े छोटे देश के साथ एक प्रकार से आप कह सकते हैं इक्वी डिस्टेंस रखना चाहता है, कि ना तो हम रशिया से बहुत दूर चले जाए, ना तो बहुत नज़दीक आ जाए, इसी प्रकार से ना तो हम बहुत ही यूएसए से नज़दीक आ जाए या फिर दूर आ जाए। यू नो व्हाट आई मीन। तो एक बैलेंस इसको कहते हैं। नज़दीक और दूर का मतलब ये है कि बैलेंस। ओके, कई बार ऐसा भी हो कि रशिया अगर गलत है तो भारत बता भी देगा उनको कि ये चीज़ जो है, वो शायद ना भी बताएं। इट ऑल डिपेंड्स, राइट। डिप्लोमेसी और ये जो कूटनीति है उसमें इट ऑल मीन्स समय जो है वो चीज़ों को तय करता है। कि आज के समय में फॉर एग्जांपल चाइना हमें हमारा बहुत बड़ा दुश्मन नज़र आ रहा है, लेकिन 15-20 सालों के बाद चाइना सबसे इम्पोर्टेंट दोस्त भी बन सकता है हमारा। कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि 1971 के टाइम पर यूएसएस की जो एक एंटरप्राइज नाम की यूएसएस एंटरप्राइज, यानी कि उनकी जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक शिप है, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए भारत के विरुद्ध में यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि बे ऑफ बंगाल में हमें यूएसएस नामित्स देखने को मिली। तो 71 के टाइम पर जो करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि यूएसए और भारत के रिलेशनशिप कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकते। लेकिन आज क्या हुआ, 2020 में देखिए आप, दोनों के रिलेशनशिप कितने इंप्रूव हो रहे हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, समय के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो बदल सकती है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जर्मनी और यूके के रिलेशनशिप देखिए आप, और आज दोनों के रिलेशनशिप देखिए। मिस्टर एस जयशंकर स्पोक ऑफ इंडो यूएस कोऑपरेशन इन मैनी फील्ड्स। उन्होंने ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन के बारे में बात की, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इंडिया और यूएसए के बारे में बात की, लेकिन ज़मीन के बारे में, ज़मीन इन द सेंस कि ये जो फॉर एग्जांपल कि क्या यूएसए के ट्रूप्स को हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, तो उसको लेकर भारत कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि एक बार यहाँ पर वो आ गए उसके बाद उनको बाहर निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी के साथ इंडिया हैज़ राइटली चोजन नॉट टू रेज इट्स टेंशंस। अभी माइक पोम्पेयो साहब जो हैं उन्होंने चाइना के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन भारत ने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की हमारे शब्दों के माध्यम से या फिर हमारे बिहेवियर के माध्यम से कि हम इस टेंशन को और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते। ऐसा नहीं है कि टेंशन चल रहे हैं, उसको लेकर जो भी चीज़ें करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ हम इसको और ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा एस जयशंकर साहब ने बताया। इसके साथ जो राजनाथ सिंह साहब मॉस्को गए थे तो उसके बारे में बात हुई। फिर अभी रशिया, इंडिया, चाइना, RIC जिसको कहते हैं, तो इसकी एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ, तो इसको भी जयशंकर साहब ने अटेंड किया था। ए टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि टाइम ऑफ क्राइसिस, जब मुसीबत आती है तब हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो
क्लियरली हमें नज़र आती है कि प्रायोरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो शायद ऐसा ही वक्त जो है वो भारत का चल रहा है और भारत को मिडिल पावर्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जापान, इन देशों के साथ भी रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। और ओवरऑल यही थीम है, कैलिब्रेटेड, केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, एस्केलेटिंग टेंशंस। यूएसए और चाइना के बीच में टेंशंस, जो ट्रेड वॉर हैं उसके साथ इसकी शुरुआत हुई, फिर ट्रेड वॉर से भी डीपर लेवल पर है टेक्नोलॉजिकल वॉर, टेक वॉर जिसको कहते हैं, टेक कोल्ड वॉर। टेक कोल्ड वॉर जो है ये आने वाले ज़माने में, आज से लेट्स से 50 साल तक कौन सा देश टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा, छोड़िए 50 साल को, लेट्स से 20 ईयर्स, राइट, कि 2040 तक कौन सा देश ऐसा है जो दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा। क्योंकि जो भी देश टेक्नोलॉजिकली सबसे ज़्यादा एडवांस्ड होगा वही देश पैसे भी बनाएगा और पावरफुल भी बनता जाएगा। तो ये भी एक रेस जो है वो दोनों देशों के बीच में चल रही है। अब इस रेस, ये जो एक वॉर है एक प्रकार का, ये जो शीत युद्ध दोनों देशों के बीच में चल रहा है, तो उसमें एक और ज़्यादा नया हमें एक एंगल देखने को मिला और वो ये है कि ह्यूस्टन में जो चाइना की कॉन्सुलेट ऑफिस है उसको बंद कर देने का डिसीजन जो है वो यूएसए ने लिया है। और इसकी वजह से दोनों देशों के बीच में, और ध्यान रखिए कि ये दोनों देश जो हैं ये दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 इकोनॉमीज़ हैं, तो इनके बीच में जब झगड़े बढ़ते हैं तो दुनिया के लिए भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। तो एक तरफ हमें इस एंगल से भी दुनिया को देखना है कि कोविड-19 की वजह से डिस्ट्रप्शन हुआ है, अब ये दोनों बड़ी इकोनॉमीज जो हैं उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिल सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पहले तो वो इकोनॉमिक एस्पियोनाज करते हैं। इकोनॉमिक एस्पियोनाज यानी कि आर्थिक खुफिया, खुफिया, एस्पियोनाज बेसिकली मीन्स स्पाइंग, ये जो खुफिया एक्टिविटीज़ जो होती हैं तो ये चीज़ें वो करते हैं। वीज़ा फ्रॉड करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च को यहाँ से चुराते हैं। इसी के साथ यूएसए ने बहुत सारे चाइनीज़ स्टूडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। चाइनीज़ ऑफिशियल्स जो हांगकांग सिक्योरिटी लॉ के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन इस हांगकांग सिक्योरिटी लॉ को लेकर उन्होंने यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइनीज़ ऑफिशियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। और वे सारे लोग जो लेट्स से कोई बीजेपी का मेंबर है, कोई कांग्रेस का मेंबर है, तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मेंबर है तो उस व्यक्ति को भी यूएसए में ट्रैवल बैन उस व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि 2018 से लेकर आज तक जितने भी स्टेप्स यूएसए ने चाइना के खिलाफ उठाए हैं, तो चाइना ने भी रिटालिएट किया है, चाइना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि सैन फ्रांसिस्को की जो उनकी कॉन्सुलेट की ऑफिस है, तो वहाँ पर एक चाइनीज़ रिसर्चर जो है वो आर्मी के साथ जुड़ी हुई थी। जब यूएसए को पता चला तो ये भाग कर चले गए इस कॉन्सुलेट ऑफिस में, और तब से वो वहाँ पर हैं। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ वोट भी, अभी इलेक्शन होने वाला है यूएसए में, तो मिस्टर ट्रंप जो है वो इतने ज़्यादा सफल नहीं रहे कोरोना वायरस को हैंडल करने में, लेकिन चाइना वाला टॉपिक ऐसा है जिसको लेकर वो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो जीत सकते हैं। द यूएस चाइना टेंशंस आर नो लॉन्गर अबाउट ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी कि ये अब सिर्फ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी से लिमिटेड नहीं है। इट्स अबाउट ईगो, इट्स अबाउट डोमिनेटिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, राइट। ये एक दूसरे के ट्रेड और टेक्नोलॉजी के वॉर से ही लिमिटेड नहीं। अब ये जो वॉर हैं, ये जो टेंशन चल रहे हैं, वो आने वाले कल में कौन सा देश दुनिया के ऊपर राज करेगा ये डिसाइड करेगा। ये तो इट्स ए बिग पावर गेम। और चाइना से यही मैसेज हम डिकोड कर सकते हैं कि यूएसए, आप भले ही इतने ताकतवर देश क्यों ना हो, आप अगर हमारे ऊपर कुछ करेंगे तो हम एक लॉन्ग टाइम तक आपके साथ ऐसी सिचुएशन में जुड़ने के लिए या फिर आपके साथ युद्ध करने के लिए, युद्ध इन द सेंस इस प्रकार का टिट फॉर टैट जो हम कहते हैं कि आप अगर हमें एक लाफा मारेंगे तो हम भी आपको 2 मारेंगे, तो इस प्रकार से एक टिट फॉर टैट चाइना ने भी प्रूव कर दिया है। तो ये एक साइक्लिकल ट्रैप है। ये चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, तो इसको रोकना चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए एक ख़राब खबर है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब हम बात कर रहे थे नॉन पर्सनल डेटा के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि मेटी ने 29 जून को 59 चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया अंडर सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट।
द थिंग इज़ ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, बहुत सारे ऐप्स हैं, बेसिकली ये था कि आप डेटा चुराते हैं और ये सारी चीज़ों को लेकर इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही कंपनीज या फिर यही ऐप्स डेटा लेते हैं? बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं डेटा जो आज भी डेटा जो है वो हमारा कलेक्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वी नीड डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हमारे देश में होनी चाहिए। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 एंट्रस्ट्स डीपीए, कि डीपीए जो है उसके पास ये अधिकार हो कि हमारे देश के 1.3 बिलियन लोगों का जो डेटा है उसके जो राइट टू प्राइवेसी है, तो चाहे वो ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, प्राइवेट कंपनी हो, अगर वो लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही हैं या फिर लोगों का डेटा उनके पास है, तो लोगों की राइट टू प्राइवेसी को संभालने का जो एक अधिकार जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो डीपीए के पास होनी चाहिए। अब एक इम्पार्शियल और इफेक्टिव डिस्चार्ज के लिए अगर आपको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इम्पार्शियल हो, जो ऐसे पक्षपात ना करें, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इंडिपेंडेंट और पावरफुल बनाना होगा। जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो है, अगर आपको उनसे डेटा चाहिए तो यूरोपियन यूनियन उन्हीं देशों के साथ डेटा शेयर करता है जो जिस देश में एक इंडिपेंडेंट डीपीए टाइप इंस्टीट्यूशन हो, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर हो और वो इंडिपेंडेंट है। अगर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो ईयू का है या फिर ओईसीडी का जो प्राइवेसी गाइडलाइन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर इनको फॉलो कर रहा है उनका डीपीए, तभी वो ऐसे देश के साथ अपना डेटा जो है वो शेयर करेगा। कुछ इश्यूज़ की बात करें बिल में, तो ये जो बिल है डेटा प्रोटेक्शन वाला बिल, तो इसमें ये है कि ये जो डीपीए हैं उनके पास कंप्लीट पावर्स होने चाहिए। अगर आपको कोई सेंसिटिव पर्सनल डेटा या इसके साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ है तो इसमें गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन की बात है, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट पावर्स जो है वो डीपीए को देने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है जिसको हटाने की आवश्यकता है वो ये है कि सेक्शन 86 जो है बिल का, उसमें यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंसल्टेशन किए बिना भी डीपीए को गाइडलाइंस दे सकती हैं, आप उनको बता सकते हैं कि आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपको यही करना है और डीपीए को ये करना भी पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि फिर इसमें पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे। डेटा फिड्यूशियरीज यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो इन सारों को, इन सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को आप कह सकते हैं फिड्यूशियरीज। तो डेटा फिड्यूशियरीज जो हैं वो पंचायत लेवल तक पहुंचाने होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी हमें बनानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि दिल्ली में आप डीपीए को बना देंगे और पूरे देश में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नो, गांव गांव तक आपको इसको पहुंचाना होगा। तब जाकर जब ये डिसेंट्रलाइज बनेगा तभी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। एक कॉलेजियल बॉडी होनी चाहिए जिसमें फुल टाइम, पार्ट टाइम, इंडिपेंडेंट मेंबर्स हों, अलग अलग क्षेत्र में से हों, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को आपको ऑन बोर्ड लाना होगा, इंडस्ट्री, ट्रेड एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सारे लोग भी इसके पार्ट बने ताकि ये एक और रोबस्ट और डायनेमिक इंस्टीट्यूशन बने। DPA must also be required to publish results। आपने जो भी कार्यवाही की है, जो भी रिजल्ट्स अचीव की है, तो इसको पब्लिश कीजिए, लोगों के सामने रखिए। RTI करे तब नहीं, RTI से पहले ही लोगों के सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो एक बॉटम लाइन है, एनी लॉ और पॉलिसी इज़ एज गुड एज इट्स एनफोर्समेंट। आप अगर एक लॉ बनाते हैं और इसका एनफोर्समेंट नहीं करते हैं तो वो कोई काम का नहीं है। अगर आपने कितना भी थोड़ा बहुत बुरा लॉ है, लॉ में भी थोड़ी बहुत खामियां, लेकिन एनफोर्समेंट उसका अच्छा है तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। न्यूज़ की बात करें तो गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम कंट्रीज विच शेयर ए लैंड बॉर्डर विद इंडिया टू स्ट्रेंथन द डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई जो प्रोक्योरमेंट है उसमें वे सारे देश जो भारत के साथ अपनी ज़मीनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उनसे अप्रूवल के बिना चीज़ों को, मीन्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, खरीदारी की जो प्रोसेस है उसमें वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से ये स्टेटमेंट आया है कि LAC में पीस और ट्रैंक्विलिटी जो हैं वो हम अचीव करना चाहते हैं। 1993 1993 से लेकर आज तक जो ये 27 ईयर्स में दोनों देशों के बीच में जो डिस्कशन हुई, एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो ये इसी चीज़ के लेकर है कि दोनों देश जो हैं वो शांति से, बातचीत से चीज़ों को सॉल्व करें। India said Pakistan has blocked all avenues for an effective remedy available for India in the कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव को जो भी मदद करनी चाहिए, ICJ के जो ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ों का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। 10th ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग हुई और पीयूष गोयल साहब ने इसको एड्रेस किया है। बांग्लादेश गवर्नमेंट का कहना यह है कि ट्रांसशिपमेंट जो हुई है गुड्स की चिट्टोग्राम पोर्ट जो वहाँ पर हैं, और चिट्टोग्राम पोर्ट से फिर चीज़ें जो हैं वो हमारे नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाई जाती हैं, अगरतला तक पहुंचाई जाती है। तो ये जो एक पूरा कोलकाता से फिर आप
ये जो चट्टोग्राम है, चट्टोग्राम से फिर अगरतला, तो ये जो पूरा एक ट्रांसशिपमेंट है, ये ट्रांसशिपमेंट दोनों देशों के व्यापार के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है। रेलवे अब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग RFID का इस्तेमाल करेगी अपने वैगन्स, लोकोमोटिव्स और कोचेस को लोकेट करने के लिए। दुबई एयरलाइंस पहली ऐसी दुनिया की एयरलाइंस बनी कि वो आपको कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल कवर प्रोवाइड करेगी, फ्री मेडिकल कवर प्रोवाइड करेगी। एयर इंडिया ने यह बताया है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे नहीं, और द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इश्यूड द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स। तो ये एक अच्छी बात है महिला ऑफिसर्स के लिए कि वो अब अलग अलग ऐसी 10 स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर वो एक सीनियर पोजीशन तक पहुँच पाएगी, और अपनी जो एक एक्सपर्टीज़ हैं वो देश के लिए वो दे पाएंगे। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अवर डिफेंस एज वेल एज महिलाओं के लिए भी। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।